नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में अभी आपको हाई स्कूल का फिजिक्स का टॉपिक पढ़ाया गया है। नेक्स्ट पिछला टॉपिक आपका था विभवांतर से आप क्या समझते हो। तो आज उसी के आगे का टॉपिक, चैप्टर वही रहेगा, टॉपिक हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो है प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक बताइए, इसका मात्रक बताइए। तो आज का ये टॉपिक होगा, इसका मात्रक बताइए। तो देखिए क्या है, हेडिंग होगा प्रतिरोध। बहुत ही आसान सा, एक नंबर में आ सकता है, छोटा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा है प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और इसका मात्रक बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध है क्या? किसी चालक का, चालक आप बड़े आराम से जानते हो, चालक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसमें आवेश का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक हो सके, चालक कहलाता है। तो देखिए प्रतिरोध क्या है? किसी चालक का वह गुण, किसी चालक की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, चालक के इस गुण को प्रतिरोध या विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध किसे कहते हैं? किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है, चालक का प्रतिरोध कहलाती है। तो बच्चों इसको लिख लो, बहुत ही इजी है। प्रतिरोध को कैपिटल आर से निरूपित करते हैं और प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये ओमेगा है। तो समझ गए होंगे प्रतिरोध है क्या। प्रतिरोध क्या है? चालक के प्रवाह, चालक में धारा के प्रवाह का विरोध ही प्रतिरोध है। किसी चालक की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वो चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करती है, चालक का प्रतिरोध कहलाती है। तो बच्चों इसका डेफिनेशन लिखिए, क्या है? किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह, किसी चालक का वह गुण प्रॉपर्टी ही है, इसको आप फोकस कर दीजिएगा। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण, जिसके कारण वह चालक में, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वो चालक में प्रवाहित धारा का विरोध करती है या धारा के प्रवाह का विरोध करती है, वह गुण जिसके कारण वह चालक में प्रवाहित धारा का, प्रवाहित धारा का विरोध करती है, चालक का प्रतिरोध कहलाती है। चालक का प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध कहलाती है
इसे R से निरूपित करते हैं, इसे R से निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ओम, ओम होता है, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब बच्चों ये भी 1 नंबर का ही क्वेश्चन है। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल पूछा जाने वाला है, वो है अगला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन शायद 6 होगा, ये 5 होगा, 6। ओम के नियम से आप क्या, ओम का नियम लिखिए, ओम का नियम लिखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। ओम का नियम लिखिए। तो हेडिंग होगा हमारा ओम का नियम। सबसे पहली बात, ओम का नियम आप लिखने जा रहे हैं तो ओम का नियम जान लीजिए। ओम का नियम केवल और केवल धात्विक चालकों पे ही लागू होता है। ओम का नियम किस पे लागू होता है? केवल और केवल धात्विक चालकों पर ही लागू होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ओम का नियम है क्या? यदि किसी चालक के ताप, यदि किसी चालक के ताप और उसकी अन्य भौतिक अवस्थाओं, भौतिक अवस्था में आप क्या ले लीजिए, लंबाई चालक की और उसका क्षेत्रफल यानी मोटाई इत्यादि को ले लिया जाए। तो यदि किसी चालक के ताप, चालक कैसा होना चाहिए? केवल और केवल धात्विक होना चाहिए। यदि किसी धात्विक चालक के ताप और उसकी अन्य भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई और मोटाई में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत होता है। इसी को ओम का नियम कहते हैं। एक बार फिर मैं बोलूँगा, देखिए, यदि किसी धात्विक चालक के ताप और उसकी अन्य भौतिक अवस्थाओं में क्या क्या ले लिया जाएगा? भौतिक अवस्थाओं में लंबाई चालक की और मोटाई। तो यदि किसी चालक के ताप और उसकी अन्य भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक के सिरों का विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो लिख लीजिए अब इसको, ओम का नियम। यदि किसी धात्विक चालक के ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाओं जैसे लंबाई, मोटाई कह सकते हैं चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को, लंबाई,
और मोटाई। तो यदि किसी धात्विक चालक के ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तब चालक के सिरों का विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे ओम का नियम कहते हैं। तो देखिए, यदि किसी चालक के सिरों का विभवांतर भी एवं उसमें प्रवाहित धारा आई हो, तब ओम के नियम से क्या होगा? विभवांतर और धारा का अनुपात नियतांक होगा। विभवांतर और धारा का नियतांक क्या होगा? एक नियतांक होगा, यानी V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, नियतांक। अब देखिए, इस नियतांक का मान चालक के ताप तथा अन्य भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है। इस नियतांक का मान किस पे निर्भर करता है? चालक के ताप और अन्य भौतिक अवस्थाओं पर निर्भर करता है, जिसे चालक का प्रतिरोध R कहते हैं। R कहते हैं। नियतांक को ही क्या कहते हैं? R कहते हैं। इसलिए ओम के नियम से हो जाएगा V/I इज इक्वल टू R। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन नंबर 7, अभी आपने प्रतिरोध जाना, तो प्रतिरोध के बारे में ही क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। एक अच्छा टॉपिक। ओम का नियम तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो इस बार आएगा ही आएगा, और ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपकी टॉपिक भी है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन से आप क्या समझते हैं। से आप क्या समझते हैं। हाँ, तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। पहले तो फिगर बनाना पड़ेगा इसका। हाँ, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए फिगर बनाना पड़ेगा इसका। फिगर बन गया आपका। बैटरी, कुंजी, और ये 3 प्रतिरोध हैं। पहला है R1, दूसरा है R2, तीसरा प्रतिरोध है R3, और ये श्रेणी क्रम में है। लेकिन आप जानेंगे कैसे, बिना डिफाइन किए आप इसको नहीं बता सकते कि ये श्रेणी क्रम में कैसे है। तो जानिए प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है। तो देखिए पहले प्रतिरोध R1 की बात की जाए, पहले प्रतिरोध R1 की बात की जाए, तो R1 में ये वाला सिरा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा है, और ये वाला सिरा दूसरा सिरा है। यानी ये आपका कौन सा सिरा है, ये पहला सिरा है, और ये कौन सा सिरा है, ये दूसरा सिरा है। और R2 प्रतिरोध की बात की जाए तो ये वाला उसका पहला सिरा है, और ये वाला इसका दूसरा सिरा है। यानी ये पहला सिरा हो गया और ये दूसरा सिरा हो गया। अब R3 प्रतिरोध में भी ऐसे हो जाएगा, ये इसका पहला सिरा होगा R3 प्रतिरोध का, और ये दूसरा सिरा हो जाएगा तीसरे प्रतिरोध का। तो ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा। अब फिगर को ध्यान से देखिए, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का, चाहे इसकी बात की जाए, चाहे इसकी बात की जाए, चाहे इसकी, चाहे आगे जितने जुड़े हों,
तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। ये चाहे इसकी बात की जाए चाहे R2 R3 की बात की जाए। तो देखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार हम श्रेणी क्रम संयोजन में कई प्रतिरोधों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं। जितना चाहें उतना प्रतिरोध हम जो है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। फिर से एक बार ध्यान से देखिए, यही पहचान है श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अब ध्यान दीजिए फिर फिगर पे, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा स्वतंत्र हो जाता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा स्वतंत्र हो जाता है, जिसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब ये तो हुआ प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या होता है? प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में एक साथ कई प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है, जिसे परिपथ से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान समान होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है ये श्रेणी क्रम संयोजन का। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है और विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। जैसे बैटरी से I धारा सप्लाई कर दी जाए तो यहाँ I पहुँचेगी तो I धारा R1 में भी बहेगी, R2 में भी I धारा ही बहेगी, R3 में भी I धारा ही बहेगी। यानी प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। अब आप इसको लिख लीजिए। तो देखिए, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का प्रत्येक प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार श्रेणी क्रम संयोजन में कई प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। एक साथ जोड़ा जा सकता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में
श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध का अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। दूसरा सिरा स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है जिसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जिसे बैटरी से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। अब देखिए इसके गुण लिख लीजिए। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा का मान समान होता है। तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तथा विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। ये रहा बच्चों प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको समझ में आया हो तो आपको अगला वीडियो फिर प्राप्त होता रहे, उसके लिए आप जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बस धन्यवाद।